नमस्कार। तारीख 25 सितंबर, दिन बुधवार। ये बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा और मैं हूँ प्रियंका। इसराइल के ताबड़तोड़ हवाई हमलों के जवाब में हिजबुल्लाह ने तेल अवीव पर दागी बैलिस्टिक मिसाइल। लेबनान में जान बचाने के लिए लोग कर रहे हैं भारी तादाद में पलायन। Churches and mosques are receiving the people as well as the schools. This area. इसराइल हिजबुल्लाह संघर्ष से गहराया मध्य पूर्व का संकट, किस दिशा में जाएगी जंग, करेंगे विश्लेषण। अगर हिजबुल्लाह ये करता है कि वो इसराइल पे अटैक करता रहता है और इसराइल और मेजर फिर एस्केलेट करता है अटैक करने के लिए, तो फिर ये जंग काफी लंबी भी जा सकती है और भी फैल सकती है। महाराष्ट्र के बदलापुर यौन शोषण के अभियुक्त की पुलिस हिरासत में मौत के बाद हाई कोर्ट सख्त, किए कई सवाल। कोर्ट ने ये भी सरकारी वकील से पूछा है कि वहाँ पर 4 पुलिस अधिकारी थे, एक अभियुक्त को वो किस तरह नियंत्रित नहीं कर पाए। लेकिन इससे पहले देश दुनिया का हाल सुनिए प्रियंका से। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज 54% मतदान हुआ। 26 सीटों पर हुई वोटिंग के बीच 16 विदेशी राजनयिकों और भारत के विदेश मंत्रालय के 4 प्रतिनिधियों वाला दल आज श्रीनगर पहुंचा। अलग अलग देशों के राजनयिकों के इस दल ने मतदान केंद्रों पर जाकर वोटिंग का मुआयना किया। पहले चरण में 60% मतदान हुआ था। जम्मू कश्मीर में 1 दशक बाद हो रहे विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी। वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। चीन ने कहा है कि उसने प्रशांत महासागर में एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की सफल लॉन्चिंग की है। चीन के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस मिसाइल में डमी वॉरहेड लगाया गया था और ये किसी देश या किसी स्थान विशेष को निशाना बनाकर लॉन्च नहीं किया गया था। इस लॉन्चिंग के बारे में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झांग शियाओगांग ने कहा, 9月25日8时44分 शियाओगांग यहाँ कह रहे हैं कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स ने प्रशांत महासागर में डमी वॉरहेड के साथ एक ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की। ये मिसाइल वहीं गिरी जहाँ हमें उम्मीद थी। ये टेस्ट लॉन्च हमारे सालाना ट्रेनिंग प्लान का हिस्सा है। ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय अभ्यासों के अनुरूप है और ये किसी देश या निशाने की ओर निर्देशित नहीं है। रूस ने यूक्रेन के उत्तर पूर्वी शहर खार्किव में नए सिरे से हमला किया है। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक हमले में 3 लोगों की मौत हो गई और 31 लोग घायल हुए। ये हमले गाइडेड ग्लाइड बम से किए गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने अपार्टमेंट, बेकरी और स्टेडियम को निशाना बनाया है। ज़ेलेंस्की इस वक्त संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक विशेष सत्र में कहा कि रूस के साथ संघर्ष बातचीत से नहीं थम सकता। उन्होंने कहा कि रूस अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा है। From the very first second of this war, Russia has been doing. ज़ेलेंस्की यहाँ कह रहे हैं कि इस युद्ध की शुरुआत से ही रूस ऐसे काम कर रहा है जो UN चार्टर के तहत जायज नहीं ठहराए जा सकते। यूक्रेन का बर्बाद हुआ एक-एक शहर, जला हुआ एक-एक गांव इस बात के सबूत हैं कि रूस युद्ध अपराध कर रहा है। इसलिए ये जंग ऐसे ही खत्म नहीं हो जाएगी। इसलिए इसे बातचीत से नहीं रोका जा सकता। एक्शन की जरूरत है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है ईरान उन्हें मरवाना चाहता था, लेकिन इसमें कामयाब नहीं हुआ। वो फिर ऐसी कोशिश कर सकता है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि मेरी जान को ईरान से बहुत बड़ा खतरा है। पूरी अमेरिकी सेना देख रही और इंतजार कर रही है। ईरान की ओर से कोशिश की गई, लेकिन ये नाकाम रही। लेकिन वो फिर कोशिश करेगा। किसी के लिए भी ये अच्छी स्थिति नहीं है। मैं और ज्यादा लोगों, बंदूकों और हथियारों से घिर गया हूँ। इससे ज्यादा लोगों से मैं पहले इतना घिरा नहीं रहता था। संसद का शुक्रिया कि उसने मेरी सुरक्षा के लिए और धन आवंटित किया। टेक कंपनी गूगल ने यूरोपियन कमीशन में अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदियों में से एक माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। गूगल ने माइक्रोसॉफ्ट पर आरोप लगाया है कि वो कारोबार के तय सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहा है। ये विवाद क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज को लेकर है। गूगल क्लाउड का कहना है कि माइक्रोसॉफ्ट अपने ग्राहकों को अपनी क्लाउड सर्विस यानी एज़्योर इस्तेमाल करने के लिए बाध्य कर रहा है। गूगल का आरोप है कि इसकी वजह से यूरोपीय कारोबार में उसे अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। एक जनप्रतिनिधि कोर्ट ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी को जमीन आवंटित किए जाने के मामले में जांच शुरू करने का निर्देश दिया है।
स्पेशल कोर्ट के जज संतोष गजानन भट्ट ने श्रीमयी कृष्णा की शिकायत पर यह आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि लोकायुक्त पुलिस एफआईआर दर्ज करके 24 दिसंबर 2024 तक जांच पूरी करेगी। स्पेशल कोर्ट का ये ऑर्डर कर्नाटक हाई कोर्ट के कल के फैसले के बाद आया है। हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री की उस याचिका को रद्द कर दिया था जिसमें राज्यपाल थावर चंद गहलोत के मुख्यमंत्री के खिलाफ दिए जांच के आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी। सिद्धारमैया पर आरोप है कि मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नियमों की अनदेखी करके उनकी पत्नी को 14 जगहों पर जमीन आवंटित की थी। आप ये सोच रहे होंगे कि कहीं ये पॉडकास्ट कल का तो नहीं है। जी नहीं, ये कल का पॉडकास्ट नहीं है बल्कि आज का पॉडकास्ट है, लेकिन शुरुआत वही है। कुछ ऐसी ही आवाजें हमने आपको कल भी सुनाई थीं, लेकिन ये अंतर ये है कि आज ये आवाजें लेबनान की नहीं बल्कि इसराइल की सबसे घनी आबादी वाले तेल अवीव में बजते सायरनों की है। हिजबुल्ला ने लेबनान से तेल अवीव को निशाना बनाकर मिसाइल दागी। हालांकि इसराइली सेना का कहना है कि उन्होंने ये मिसाइल मार गिराई और अभी तक किसी भी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। हिजबुल्ला ने बयान दिया और कहा कि उसकी मिसाइल का निशाना इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद का हेडक्वार्टर था और ये मिसाइल हाल ही में हिजबुल्ला के ठिकानों पर हुए हवाई हमलों का बदला है। पिछले सप्ताह ही पेजर्स और वॉकी टॉकी जैसे कम्युनिकेशन डिवाइसेस में जो धमाके हुए, उसके बाद हिजबुल्ला के सदस्यों को निशाना बनाया गया। इसके बाद दक्षिणी बेरूत में हिजबुल्ला के गढ़ में हवाई हमलों से निश्चित तौर पर इस गुट को झटका तो लगा है। इसके बाद सोमवार को इसराइली हवाई हमलों से लेबनान में 550 से अधिक लोगों की मौत हुई, बल्कि इसे लेबनान में 1990 के गृहयुद्ध के बाद से सबसे घातक दिन बताया गया। और इसके बाद हिजबुल्ला ने पुष्टि की कि मंगलवार को बेरूत में इसराइली हमले में उस वक्त उसके एक वरिष्ठ कमांडर की मौत हो गई। इसराइल के सैन्य प्रवक्ता डैनियल हगारी ने एक वीडियो बयान जारी किया जिसमें कि कहा कि इब्राहिम मोहम्मद कुबैसी ग्रुप की मिसाइल और रॉकेट फोर्स का प्रभारी था। קביסי היה מוקד ידע מרכזי להפעלת טילים, לרבות טילים מדויקים. डैनियल हगारी कह रहे हैं कि कुबैसी रॉकेटों के संचालन करने वाला मुख्य व्यक्ति था, जिसमें कि सटीक रॉकेट हमले भी शामिल हैं। वो इसराइल के कई इलाकों में हमलों के लिए जिम्मेदार था और पिछले कुछ दिनों में वो हाइफा पर गोलीबारी के लिए भी जिम्मेदार था। इस बीच लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि बुधवार को इसराइली हमलों से 23 और लोगों की मौत हो गई है। ये हमले लेबनान के अलग अलग इलाकों में हुए हैं। जवाब में हिजबुल्ला ने भी उत्तरी इसराइल में हमले किए हैं और तेल अवीव तक मिसाइल दागी है। और जैसा कि हमने बताया कि इस मिसाइल से तेल अवीव को नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन ये पहली बार है जब हिजबुल्ला ने तेल अवीव पर मिसाइल दागी। तेल अवीव के स्थानीय लोगों ने बताया कि जब शहर पर हमला हुआ तो उन्हें क्या लगा। ये हेडवा फडलॉन है जो कह रही हैं कि स्थितियां काफ़ी कठिन हैं। हम लगातार दबाव और तनाव महसूस कर रहे हैं। लंबे समय से ऐसा ही चल रहा है और आज सुबह ही हमें याद दिलाया गया कि उत्तर में या दक्षिण में लोगों को कैसा लगता होगा। קצת לחץ בבוקר, בשתי דקות של הדקות הראשונות, אבל אחר כך... ये माजो हैं जो कि कह रहे हैं कि आज सुबह पहले 2 मिनट में ये थोड़ा सा तनावपूर्ण था, लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि कुछ भी नहीं हो रहा, दुनिया बिखर नहीं रही, सब कुछ हमेशा की तरह ठीक ठाक चल रहा था। तो प्रियंका, ये तो बात हुई इसराइल के तेल अवीव की, लेकिन लेबनान में बड़ी तादाद में लोग सुरक्षित पनाहगाह की तलाश में दक्षिणी लेबनान से भाग रहे हैं। ईवा होम्सी एनजीओ द शील्ड की कार्यकर्ता हैं। दक्षिणी लेबनान के एक शहर मार जायोन से उन्होंने बीबीसी से बात करते हुए वहां के हालात के बारे में बताया है। Churches and mosques are receiving the people as well as ईवा होम्सी यहाँ कह रही हैं कि चर्च और मस्जिदों के साथ साथ स्कूलों में भी लोग आ रहे हैं। ये इलाका रविवार से ही अलग थलग है। यहाँ तक कि रोटी, जो कि बुनियादी ज़रूरत है, वो भी हम तक नहीं पहुँच पा रही है। यहाँ केवल एक अस्पताल है जिसमें कोई चिकित्सा सुविधाएं और सहायता नहीं है। बीबीसी ने दक्षिणी लेबनान के टायर शहर के आसपास इसराइली हवाई हमलों को देखा है। बीबीसी संवाददाता ओला गुरियन उस जगह पर पहुंची जहां आमतौर पर लोग छुट्टियां मनाने जाते हैं और यहाँ पर लोगों की भीड़ रहती है, लेकिन अब ये सुनसान है। सुनिए उनका भेजा हुआ ब्यौरा, जिसमें कि जो इसराइल के हमले में लेबनानी लोग मारे गए हैं उनका आंखों देखा हाल। शोक में डूबे लोग। ये दक्षिणी लेबनान का साकिया गांव है।
बीते सोमवार को यहां हुई इस्राएली बमबारी में 11 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में 4 महिलाएं, एक बच्चा और 7 साल की एक लड़की जूरी भी शामिल थी। जूरी के पिता मोहम्मद हल्ला कहते हैं कि वो एक मासूम बच्ची थी और अब वो एक शहीद है। वो हिजबुल्लाह के नेता शेख हसन नसरल्लाह का समर्थन करते हुए ये कहते हैं कि भले ही जान ले ली जाए मगर वो उनके साथ रहेंगे। इसी दिन इस्राएली हमले में मारी गई दीना दरवीशी और उनके बेटे का भी शोक मनाया जा रहा है। यहाँ वो संयुक्त राष्ट्र की रेफ्यूजी एजेंसी के साथ काम कर रही थी। संस्था का कहना है कि वो इससे गुस्से और गम में है और नागरिकों को हर हाल में सुरक्षित रखा जाना चाहिए। बीते रोज दक्षिणी लेबनान में बचाव कार्य में लगे सिविल डिफेंस कर्मियों ने एक बुजुर्ग को सुरक्षित बचाया जो अपने ही घर के मलबे में दबे हुए थे। अब भी दक्षिणी लेबनान से कई लोग भाग रहे हैं। हमने कई लोगों को इस्राएली हमलों से बचने के लिए पैदल जाते हुए भी देखा। उन्हें डर है कि हालात और बिगड़ सकते हैं। एक ताज़ा हमले के बाद उठ रहे धुएं पर भी हमारी नजर गई। हमने उसे और करीब से देखा, लेकिन हमें पता चला हिजबुल्लाह भी इस पर नजर बनाए हुए था। हमने अभी एक ऐसी जगह देखी जहां पर इस्राएली हमला हुआ था। ये एक कॉमर्शियल बिल्डिंग लग रही थी। हम जैसे ही यहां पहुंचे वैसे ही हिजबुल्लाह के लोग भी आए और हमें रिकॉर्डिंग करने से रोक दिया। भले ही उन पर भारी हमला हो रहा है, लेकिन वो चाहते हैं कि इस इलाके पर इनका नियंत्रण बना रहे। और बेरूत में भी लगातार हमले जारी हैं। एक बड़ी जंग करीब आती दिख रही है। इसराइल ने मंगलवार को हिजबुल्लाह के एक बड़े कमांडर को मारने का दावा किया है। एक लंबी फहरिस्त में उनका भी नाम था, लेकिन हिजबुल्लाह ने लड़ना जारी रखा है। आप सुन रहे थे बीबीसी संवाददाता ओला गुरियन का भेजा ब्यौरा। इसराइल के लेबनान पर बढ़ते हमलों पर संयुक्त राष्ट्र चिंता जता चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन संयुक्त राष्ट्र महासभा में कह चुके हैं कि पूर्ण पैमाने पर युद्ध किसी के हित में नहीं है और एक कूटनीतिक समाधान अभी भी संभव है। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन कह चुके हैं कि अभी हमारा पूरा फोकस युद्ध के हालात को टालना है। इस दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने लेबनान में रह रहे ब्रिटिश नागरिकों को तुरंत लेबनान छोड़ने को कहा है। प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने कहा है कि बढ़ते आक्रमण की स्थिति को देखते हुए हम आगे की तैयारी कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जापान, सऊदी अरब, साउथ कोरिया और अमेरिका समेत कई अन्य देशों ने भी अपने नागरिकों को लेबनान से निकलने के लिए कहा है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल यूनिफिल के प्रवक्ता एंड्रिया टेनेंटी ने एक बार फिर शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया है। स्थितियां बेहद चिंताजनक हैं, पर हम अभी भी तनाव घटाने की कोशिश कर रहे हैं। स्थितियां वाकई बहुत अप्रत्याशित, बहुत कठिन हैं। हम अभी भी लेबनान के दक्षिण में पूरी तरह से तैनात हैं, लेकिन एक राजनीतिक और कूटनीतिक समाधान की वास्तविकता में जरूरत है। और इसराइल की पूर्व न्याय मंत्री योसी बेलिन ने कहा कि कोई भी पूर्ण युद्ध जीत नहीं सकता। I really hope that this will end soon because no one is going to... योसी बेलिन कह रहे हैं कि मुझे वाकई उम्मीद है कि ये जल्द ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि कोई भी वास्तविकता में जीतने वाला नहीं है। हिजबुल्लाह इसराइल को खत्म नहीं कर पाएगा और इसराइल भी हिजबुल्लाह को खत्म नहीं करने जा रहा। अफसोस की बात यह है कि लेबनान में कोई वास्तविक सरकार भी नहीं है। ये एक असफल देश है जिसे हिजबुल्लाह ने बंधक बनाया है। कम से कम दोनों पक्षों के नागरिकों को और अधिक पीड़ा नहीं झेलनी चाहिए, क्योंकि वो पहले से ही बेहद पीड़ित है। सवाल ये है कि हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच संघर्ष का दायरा कहां तक जाएगा और क्या ये संघर्ष अब युद्ध का रूप ले चुका है। विश्लेषण के लिए अब से कुछ देर पहले मैंने बात की मुदस्सिर कमर से, जो कि जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर वेस्ट एशियन स्टडीज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। पिछले 3 दिनों से इसराइल ने हिजबुल्लाह पे कई सारे अटैक किए हैं, इसमें काफी सारे लोगों की जानें गई हैं। हिजबुल्लाह के कुछ वरिष्ठ नेता भी इसमें मारे गए हैं। जहाँ तक बात है हिजबुल्लाह और इजराइल की, जंग एक तरह से चल रही थी, बट अभी उसको ये कह सकते हैं कि ये और तेज हो गई है।
1 साल से गजा और अब हिजबुल्ला, क्या इसराइल ने दो तरफ जंग छेड़कर अपनी मुसीबत नहीं बढ़ा ली है? एक तरह से कहा जाए तो इसराइल ने अभी गजा में देखें तो वॉर की इंटेंसिटी कम हो गई है। मतलब ये कि बहुत ही लिमिटेड वॉर चल रहा है, एक अर्बन वॉरफेयर कहा जा सकता है कि वहां जाके इसराइल के सोल्जर्स जो हैं, आईडीएफ की छोटी छोटी जो टुकड़ियां हैं, वो जाके वहां पे रेड करती हैं जहां पे उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ पे कुछ हमास के लोग हैं। अब उसमें कई बार ऐसा भी हुआ है कि एयर रेड भी कर रहे हैं और उसमें कई सारे अनाम सिविलियंस या बच्चों की भी जाने गई हैं, जिसपे काफी आपत्ति भी जताई गई है। लेकिन गाजा में जो वॉर है उसकी इंटेंसिटी कुछ हद तक कम हो गई है। आप 2-3 महीने पहले की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा वॉर चल रहा था, उसमें रेगुलर डेली बेसिस पे लोग मारे जा रहे थे। अभी वो कम हो गया है, तो उसको शिफ्ट करके एक तरह से नॉर्दर्न जो इजराइल का एरिया है या साउथ लेबनान में अब वो वॉर की तरफ बढ़ रहा है। उसका मेन रीजन ये है कि वो हिजबुल्लाह को डिटर करना चाहता है कि वो वॉर को या सिचुएशन को एस्केलेट ना करे। हिजबुल्ला जो आज उसने भले ही तेल अवीव पर मिसाइल दागी है, लेकिन उसकी ओर से उतना अग्रेसिव रिएक्शन देखने को नहीं मिल रहा जैसा इसराइल कर रहा है, तो इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। एक ये कि लेबनान को एक तरह से इजराइल ने ये धमकी भी दी है कि लेबनान को भी हम गाजा की तरह बना देंगे, मतलब कि एक डिस्ट्रक्शन जिसको कहा जाए लार्ज स्केल, वो करने के लिए तैयार है इजराइल। और लेबनान में 1975 से लेके 1990 तक लेबनान में सिविल वॉर था और जिसकी वजह से काफी डिस्ट्रक्शन हुई थी। उसके बाद 2006 तक इजराइल और लेबनान से वॉर में था। तो हिजबुल्लाह किसी भी तरह की ऐसी सिचुएशन नहीं चाहता है कि एक तरह से कहा जाए तो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो जाए हिजबुल्लाह को। जैसे हमास और इजराइल के बीच में भी जो वॉर चल रहा है गाजा में, उसमें इजराइल शुरू से ये कह रहा है कि वो हमास को खत्म करके ही दम लेगा। तो उस तरह की सिचुएशन हिजबुल्लाह नहीं चाहता है कि ये वॉर टू द फिनिश हो जाए। एक थ्रेट बनाए रखना चाहता है, इजराइल पे प्रेशर बनाए रखना चाहता है, लेकिन अपने आप को भी बचा के चलने की कोशिश कर रहा है हिजबुल्लाह। लेकिन क्या ये हिजबुल्लाह के कमजोर पड़ने का भी संकेत है? देखिए, 2 चीजें हैं। एक ये कि इजराइल इज अ वेरी स्ट्रांग जो है वो मिलिट्री पावर है, उनके पास अमेरिका का सपोर्ट भी है और भी दूसरे देशों का सपोर्ट है जो उनको आर्म्स वगैरह सप्लाई करते हैं। हिजबुल्लाह एक नॉन स्टेट ऑर्गेनाइजेशन है और भले ही ये कई लोगों ने ये भी कहा है, विश्लेषकों ने, कि हिजबुल्लाह एक तरह से स्यूडो स्टेट हो चुका है और स्टेट विद इन स्टेट हो चुका है, लेकिन कंपेयर्ड टू इजराइल वो इतना स्ट्रांग मिलिट्री पावर नहीं है। उसके पास जो फॉर एग्जांपल आर्म्स हैं या एम्यूनिशंस हैं, वो अभी के जमाने के बारे में सोचें, हम अभी की टेक्नोलॉजी के हिसाब से सोचें तो वो बहुत क्रूड या रूडिमेंट्री हैं। और जो कंट्री उनको हिजबुल्लाह को सप्लाई करती है या सपोर्ट करती है वो ईरान ही मेनली करती है। उसके अलावा बाकी थोड़ी बहुत चीजें इधर उधर से हिजबुल्लाह प्रोक्योर करता है। तो हिजबुल्लाह को भी ये पता है कि जो मिलिट्री की जब बात आती है तो वो किसी भी हाल में इजराइल के बराबर की मिलिट्री नहीं है, वो उससे बहुत वीक मिलिट्री है। दूसरी एक चीज और भी है, हिजबुल्लाह या हमास जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस तरह के गुरिल्ला वॉरफेयर या अर्बन वॉरफेयर में वो अपने आप को ज्यादा बेहतर मतलब सर्वाइव कर सकते हैं, प्रोलॉन्ग कर सकते हैं वॉर को। लेकिन अगर एक कोई डायरेक्ट वॉर हो जाए जिसमें एयर बॉम्बार्डमेंट या और एक्सक्लूसिव मिलिट्री एक्सपेडिशंस होने लगे तो उसमें उनके लिए काफी दिक्कत होती है। ईरान की प्रतिक्रिया इस पर क्या हो सकती है, आपको क्या लगता है? देखिए, ईरान अभी अगर हम सोचें तो ईरान एक बहुत ही डेलिकेट सिचुएशन में है। ये भी नहीं कह सकता है कि हम कुछ जवाब नहीं देंगे, लेकिन किसी भी तरह की प्रतिक्रिया या रिएक्शन जिसको कहें, जो कि एक तरह का डायरेक्ट वॉर स्टार्ट कर दे, उसके लिए भी ईरान भी तैयार नहीं है। और हमने ये देखा है कि भले ही अप्रैल में एक मिसाइल की अटैक किया था इजराइल पे, बट इस्माइल हानिये के असैसिनेशन के बाद ईरान ने अभी तक कोई सीरियस रिएक्शन नहीं किया। तो एक तरह का कहें तो स्ट्रैटेजिक साइलेंस और या स्ट्रैटेजिक रेस्ट्रेंट को फॉलो कर रहा है ईरान फिलहाल। और मुझे लगता है कि अभी ईरान स्ट्रैटेजिक रेस्ट्रेंट को ही फॉलो करेगा क्योंकि वो वॉर नहीं चाहता है, डायरेक्ट वॉर नहीं चाहता है इजराइल से। क्या लेबनान जो है वो इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच फंस गया है? लेबनान इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच पिछले 20 से 25 साल से फंसा हुआ है। अगर आप आम लेबनीज से बात करें, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हों, लेबनान एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, वहाँ मल्टी इथनिक लोग हैं, मल्टी
रिलीजियस लोग रहते हैं, तो किसी भी लोग से आप बात करेंगे जो एक आम लेबनीज है, वो हमेशा से ये बात कहते हैं कि उनकी जिंदगी हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच फंस चुकी है। इस जंग को आप कहाँ तक जाते हुए देख रहे हैं? अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है कि ये क्या होगा। इमीडिएटली काफी दिन जंग चलेगी। जैसे अगर हमास और इजराइल के बीच में जो जंग चल रही थी, इनिशियल जो रिएक्शन मतलब असेसमेंट था कि जल्द ही खत्म हो जाएगी, ज्यादा दिन नहीं चलेगी, लेकिन अब 1 साल होने वाले हैं। और सिमिलरली लेबनान, अगर हिजबुल्लाह ये करता है कि वो इजराइल पे अटैक करता रहता है और इजराइल और मेजर फिर एस्केलेट करता है अटैक करने के लिए, तो फिर ये जंग काफी लंबी भी जा सकती है और भी फैल सकती है। बट अभी ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा कि ये कितनी दिन और जाएगी, कितनी लंबी चलेगी। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर वेस्ट एशियन स्टडीज में एसोसिएट प्रोफेसर मुदस्सिर कमिर विश्लेषण कर रहे थे कि इसराइल और हिजबुल्लाह की ये जंग आने वाले दिनों में कहां तक जाएगी। दिन की बड़ी खबर, चाहे भारत में हो या दुनिया में कहीं और, जो हुआ केवल वही नहीं, ऐसा क्यों हुआ जानिए वो भी। खबर के आगे क्या है, खबर की परतों के बीच क्या छिपा है, पहले समझें फिर समझाएं। बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर, पूरा दिन पूरी खबर। हमारी खबरों को पढ़ें bbchohindi.com पर। आप हमें व्हाट्सएप, इंस्टा और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर, पूरा दिन पूरी खबर। पॉडकास्ट में आगे, महाराष्ट्र के बदलापुर यौन शोषण के अभियुक्त की पुलिस हिरासत में मौत के बाद हाईकोर्ट ने कौन से सख्त निर्देश दिए हैं। लेकिन उससे पहले कुछ यूजर्स के कमेंट्स ले लेते हैं। तो संगीता खटके जी यूट्यूब पे कह रही हैं कि युद्ध और भी भीषण रूप ले रहा है। शंभू शरण कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव पर विदेशी राजनयिकों को द्वारा निरीक्षण करने के लिए आना बहुत ही सार्थक प्रयास है। कैप्टन शमशाद कह रहे हैं कि वेस्टर्न यूनियन और अमेरिका को लगता है कि रूस युद्ध अपराध कर रहा है, तो इसराइल क्या कर रहा है। वहीं सुरेंद्र सिंह कहते हैं कि युद्ध में केवल मौत का ही मंजर होता है, शांति एक आवश्यकता है। आलोक कुमार का कहना है कि अगर दुनिया को आगे ले जाना है तो उसके लिए शांति जरूरी है। त्रिपाठी इंद्रजीत की टिप्पणी मेरे सामने कह रहे हैं कि महसूस कर रहा हूं कि बीबीसी विदेशी समाचार ज्यादा और भारत संबंधित समाचार कम देता है, जबकि हम हिंदुस्तानी अपने देश का हाल जानने के लिए ज्यादा लालयित रहते हैं। तो त्रिपाठी जी, इंद्रजीत जी, देखिए ऐसा है कि दुनिया भर की खबरें हम विश्लेषण के साथ आपके सामने लाते हैं, और हिंदुस्तान की जितनी भी छोटी बड़ी खबरें हैं वो तो आप दिन भर टीवी चैनलों के जरिए, रील्स के जरिए देख ही लेते हैं। विस्तृत जानकारी सिर्फ विदेशी खबरों की हमारे पास होती है, ऑथेंटिक जानकारी, इसलिए हम लाते हैं। मदन लाल लंबूरिया लिख रहे हैं कि चीन के मिसाइल परीक्षण पर दुनिया के पेट में दर्द होना लाजमी है। मोहम्मद अमीरुद्दीन कह रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र क्या कर रहा है, क्या संयुक्त राष्ट्र सिर्फ अमेरिका और ब्रिटेन के इशारे पर काम करता है। ईश्वर पोखराल कह रहे हैं कि लेबनान और इसराइल का युद्ध अब अन्य क्षेत्रों में फैल चुका है, और आप हमें ललितपुर नेपाल से सुन रहे हैं। निरुपम वाजपेयी कह रहे हैं कि लेबनान अपनी शांति के लिए हिजबुल्लाह को अपने से दूर नहीं करेगा, कारण हिजबुल्लाह के समर्थक लेबनान में कम नहीं है। और मदन लाल लंबूरिया एक टिप्पणी कर रहे हैं कि राज्यपालों की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, और मेरे ख्याल से अब समय नहीं, आगे बढ़ना चाहिए। आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर, पूरा दिन पूरी खबर। और अब पॉडकास्ट का दूसरा पड़ाव, प्रियंका। तो महाराष्ट्र के बदलापुर में एक स्कूल की 2 बच्चियों से यौन शोषण के अभियुक्त अक्षय शिंदे की मौत के बाद राज्य सरकार पर विपक्ष हमलावर है, और इस बीच आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी पुलिस की थ्योरी पर कई सवाल खड़े किए हैं। पुलिस का दावा था कि सोमवार को जब पुलिस अक्षय शिंदे को तलोजा अस्पताल ले जा रही थी, तभी उसने बंदूक छीनकर अपनी जान लेने की कोशिश की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया कि पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई, जिसके बाद अक्षय शिंदे की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि इस घटना में एक पुलिसकर्मी घायल भी हुआ है। ये जो बदलापुर में आरोपी था, आज जिसको तफ्तीश के लिए जो उसके ऊपर उसकी पहली पत्नी जो थी, उसने गुनाह रजिस्टर किया था लैंगिक अत्याचार का, और इसकी वजह से उसको तपास के लिए ला रहे थे, और उस दरमियान उसने एपीआई नीलेश मोरे इसके ऊपर फायरिंग की। नीलेश मोरे जख्मी है, घायल है, और इसीलिए पुलिस ने खुद के बचाव के लिए ये कार्यवाही की है। और
ऐसी प्राथमिक जानकारी मुझे मिली है। बाकी तो पुलिस जांच के बाद बाकी सब पता चलेगी। तो ये थे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जो कि कल ये बात बोल रहे थे, कल ये बयान दे रहे थे। लेकिन ये इस पूरी थ्योरी पर ही सवाल है। और अक्षय शिंदे के पिता अन्ना शिंदे ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी डाली, अपने बेटे की जांच के लिए एसआईटी गठित किए जाने की मांग की और आरोप लगाया कि उनके बेटे को फर्जी मुठभेड़ में मारा गया है। सुनवाई के बाद अक्षय के पिता की ओर से कोर्ट में पैरवी कर रहे वकील अमित कतनरवारे ने मीडिया से बात की। Point is highlighted by the court that it appears from the record. अन्ना शिंदे के वकील यहाँ कह रहे हैं कि कोर्ट की ओर से सबसे पहला बिंदु ये रेखांकित किया गया कि अक्षय शिंदे को पॉइंट ब्लैंक रेंज पर गोली मारी गई। कोर्ट ने दूसरी बात ये पूछी कि फिंगरप्रिंट और जेल से तलोजा अस्पताल तक की सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखा गया है या नहीं। कोर्ट ने सवाल ये भी किया कि अगर अक्षय शिंदे के खिलाफ हत्या के प्रयास की एफआईआर दर्ज की गई तो फिर मृतक के पिता की शिकायत पर एफआईआर क्यों नहीं हुई। क्या अक्षय शिंदे हथियारों का इस्तेमाल करने में इतने सक्षम और अच्छे थे क्योंकि 4 पुलिस वालों के बीच में उन्होंने रिवॉल्वर छीनी, लोड की और पुलिस पर गोली भी चला दी। अन्ना शिंदे के वकील ने यह भी कहा है कि फर्जी एनकाउंटर था जिसे सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में फायदा पाने के मकसद से किया गया है और इसका फायदा केवल सत्ताधारी पार्टी को ही हो सकता है। कुछ ऐसे ही सवाल विपक्ष की ओर से भी खड़े किए जा रहे हैं। शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने पुलिस के साथ अक्षय शिंदे का एक वीडियो शेयर करते हुए सवाल किया कि अक्षय शिंदे के हाथ बंधे हुए हैं और चेहरा ढका हुआ था, तो असल में क्या हुआ है? शिंदे और फडणवीस सरकार किसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं? तो इस पूरे मामले में विरोध में बदलापुर की जनता में भारी गुस्सा था। गुस्साए लोगों ने रेलवे ट्रैक पर बैठकर प्रदर्शन किए। बीबीसी मराठी संवाददाता दीपाली जगताप उसी समय से यानी बीते महीने से इस पूरे मामले को कवर करती आई हैं। हमने उनसे पूरे मुद्दे पर कुछ देर पहले ही बात की। इस मामले पर आज मुंबई हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। अक्षय शिंदे के जो पिता है उन्होंने याचिका दाखिल की है कि ये पूरा जो एनकाउंटर का या गोलीबारी का जो मामला है उसकी जांच होनी चाहिए और एसआईटी के थ्रू ही जांच होनी चाहिए, क्योंकि उनका ये आरोप है कि अक्षय शिंदे को मारा गया है या उसके पीछे कोई ना कोई वजह है। और उन्होंने ये भी मानने से इनकार कर दिया है कि उसने पिस्तौल से गोलियां चलाई है। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, कोई दबाव है जिस वजह से ये पूरा जो गोलीबारी अक्षय पर हुई है। और यही मुद्दे लेकर, यही पिटीशन लेकर वो हाईकोर्ट में गए थे जिस पर आज सुनवाई हुई और उनके जो एडवोकेट है उन्होंने इस पर आर्गुमेंट किया और उसके बाद कोर्ट ने कई सारे सवाल खड़े किए। जैसे कि कोर्ट ने कहा कि क्या अक्षय शिंदे ने जो पिस्तौल हाथ में ली क्या वो लोडेड थी, क्या वो लॉक थी, उस पर क्या उसके निशान जो है हाथ के या उंगलियों के जो निशान है क्या वो पाए गए हैं। फिर कोर्ट ने ये भी सरकारी वकील से पूछा है कि वहां पर 4 पुलिस अधिकारी थे तो एक अभियुक्त को वो किस तरह नियंत्रित नहीं कर पाए। तो कोर्ट ने भी कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए और अब अगली सुनवाई जो है वो 3 अक्टूबर को होगी। लेकिन इस मामले में स्कूल मैनेजमेंट पर अब तक कौन से एक्शन हुए हैं? जो पूरा मामला है इस पर शुरुआत में ऐसा दिखाई गया था और आरोप भी है कि जिस स्कूल में ये पूरी घटना हुई उसके जो ट्रस्टी के 2 मेंबर्स हैं, एक सेक्रेटरी है, एक प्रेसिडेंट है, उन पर भी पॉक्सो के सेक्शन 21 अंडर उनको सह अभियुक्त बनाया गया है इस मामले में, पर अभी तक उनको अरेस्ट नहीं की गई है और वो फरार है। इस तरीके की बयान सामने आ रहे हैं। हालांकि उनके तरफ से बेल के लिए जो है वो एप्लीकेशन हाईकोर्ट में किया गया है। अक्षय शिंदे की मौत के बाद बदलापुर के आम लोगों का क्या सोचना है? जब भी ये कल मामला हुआ और अक्षय शिंदे की मृत्यु हुई तो जो भी कुछ वीडियो सामने आए, कुछ दृश्य सामने आए, उसमें दिखाई दिया कि लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं या लोग इस पूरे गोलीबारी को या गोलीबारी के बाद अक्षय शिंदे की जो मृत्यु हुई उसको एक तरीके से न्याय समझ रहे हैं और इस तरीके की प्रतिक्रिया सामने आई। पर हम ऐसा नहीं कह सकते कि सारे बदलापुर के आम लोगों का यही मानना है। पर एक जरूर है कि बदलापुर के लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा था इस घटना के बाद और वो गुस्सा अभियुक्त को पकड़ने को लेकर था। पुलिस ने जिस तरीके से लापरवाही शुरुआत में की ऐसा लोगों का कहना था और लोगों में इस पूरे मामले को लेकर गुस्सा जरूर था, ये हम कह सकते हैं। इस पूरे मामले पे सरकार का क्या कहना है और विपक्ष का क्या रुख है?
सरकार तो ये पुलिस ने जो भी जानकारी दी है फिलहाल वही जानकारी मुख्यमंत्री हो या गृह मंत्री हो उनके तरफ से दी जा रही है कि किस तरह से घटना हुई, पुलिस को सेल्फ डिफेंस में गोली चलानी पड़ी। और विपक्ष जो है उन्होंने कई गंभीर आरोप जो है वो सरकार के ऊपर लगाए हुए हैं। जो विरोधी पक्ष के नेता है विजय वडेट्टीवार, कांग्रेस के नेता है नाना पटोले, उन्होंने कहा है कि किसको बचाने की कोशिश इस पूरे मामले में हो रही है। इस तरीके की शंका या इस तरीके का सस्पिशियस ये पूरा मामला उनको लग रहा है, क्योंकि जो भी मैनेजमेंट के लोग हैं स्कूल के उनको पुलिस अभी तक अरेस्ट नहीं कर पा रही है। 1 महीना हो गया, पर अभियुक्त को इस तरीके से उसका एनकाउंटर होना और जो तरीके से पुलिस उसकी जानकारी दे रही है उस पर विश्वास करना थोड़ा कठिन है। इस तरीके के बयान विपक्ष की ओर से सामने आ रहे हैं। ये थी बीबीसी मराठी की संवाददाता दीपाली जगताप। तो बीबीसी हिंदी के न्यूज पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर में इतना ही। स्टूडियो संभाल रहे थे तिलकराज भाटिया और गंगोत्री मिश्रा। विदा लेने का वक्त आ चुका है, लेकिन पहले ही बताना जरूरी है कि bbchindi.com का पन्ना आपके साथ है लाइव। मुझे और प्रियंका को अनुमति दीजिए। सुनने के लिए शुक्रिया। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।